वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम बताऊंगा जिसमें हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं। इस वाली वीडियो का जो मेन मोटो हमारा बनाने का है वो ये है कि आप लोग एग्जाम से पहले जो छोटी छोटी कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो आप अपने एग्जाम के लिए छोड़ देते हो और वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे डायग्राम जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों को वो जरूर कर लेने हैं जिससे कि आप लोग अपने अपने एग्जाम में उनको अच्छे से ड्रॉ कर पाए। क्योंकि जब हम अपने एग्जाम में डायग्राम को बनाकर आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जब भी कभी डायग्राम बनाना है सबसे पहले उसको रफली प्रैक्टिस कर लेना है। और इन वाले डायग्राम को जितने भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको क्या करना है, उनको अच्छे अच्छे से रफली रफली बना लेना है। ठीक है। और उसको रफली रफली बनाने के बाद उनकी जो लेबलिंग है वो आपको अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से करना सीख लेना है, क्योंकि मैं आपको लेबलिंग के बारे में भी बताऊंगा। और उस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास, अगर मैं केमिस्ट्री से बात करूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको दिया गया है, जिसमें आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में आप लोग जानते हैं। तो सॉलिड सॉलिड में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना है और लिक्विड में आपको थोड़े थोड़े से गैप गैप इसमें क्रिएट कर देना है। और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से खुले खुले बना देने हैं। ठीक है, मतलब इनके जो बीच का गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा रखना है। तो इसमें आइस, लिक्विड और इस तरीके से आपको गैस का एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आ जाती होगी। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे देखो, मैं जो मेन है क्वेश्चन ही होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बोला गया है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन द टैबुलर फॉर्म। तो टैबुलर फॉर्म का मतलब बच्चों होता क्या है? देखो, टैबुलर का मतलब इसको टेबल फॉर्म में बनाना। तो आपको क्या करना है, उसको टेबल फॉर्म में बना देना है। तो डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखो, एग्जाम में अगर बोला ना जाए कि ड्रॉ द डायग्राम, ऐसा तो बोलेगा नहीं स्पेशली, पर फिर भी अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप उस वाले क्वेश्चन में उसका डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे कि आपकी जो अटेम्प्टिंग होगी वो उससे बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो इसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाए हैं कि सॉलिड हैव द फिक्स शेप, ठीक है, लिक्विड हैव द फिक्स वॉल्यूम, इसी तरीके से गैसेस नाइदर अ फिक्स वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। तो इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे जो पॉइंट है अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको अच्छे से याद भी कर लेना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी। इसी तरीके से इसमें बोला गया है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड हैव द हाई डेंसिटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तभी तो वो देखो इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड के साथ तो लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इनमें छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की गैसेज में, तो गैसेज में बिल्कुल भी नहीं होता, वो इसलिए दूर दूर भागते रहते हैं एक दूसरे से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखने का काम करेंगे। तो इसी के बाद जब हमारे ये वाला क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ से अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की कि दूसरा क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा गया है, तो दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा था इसमें बोला गया था, गिव द टू रीजन फॉर सेइंग दैट द वुड इज अ सॉलिड। तो देखो, कंपेयर तो करना आपको आ गया, पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल रहा है वन वर्ड में, तो गिव टू रीजंस फॉर सेइंग दैट वुड इज अ सॉलिड, कि जो वुड होती है वो सॉलिड क्या है, सॉलिड की होती है। तो उसका रीजन आपसे पूछ रहा है, आप क्या बताएंगे? देखो इसका रीजन कि भाई देखो, वुड जो है एक सॉलिड होती है बिकॉज इट हैज द फिक्स शेप। उसकी जो वुड मतलब लकड़ी जो होती है उसकी एक फिक्स शेप होती है, ऑल ऑफ यू नो। तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल का वो थोड़ा ज्यादा होगा वीकेंड से। तो उसका जो वॉल्यूम होगा फिक्स शेप होगा तो फिक्स वॉल्यूम भी होगा। और इट इज रिजिड, तो रिजिड मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होती है, रिजिड मतलब मजबूत होना। तो इसको हम इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब ये आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रख लेना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो देखो इसमें आपसे बोला गया है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एक बूस्टर क्लास होने वाली है। तो सॉलिड से हम अगर सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो फ्रीजिंग बोलते हैं। आपको डायग्राम बनाने से पहले इनके एरो को बहुत अच्छे से याद रख लेना है। इनके जो एरो होते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं, क्योंकि एरो अगर इधर उधर हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो आप इसका डायग्राम जो है अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, जिससे कि आप लोग अपने अपने एग्जाम में जाने से पहले इसको गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है बच्चों, ये भी वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका जो क्वेश्चन है आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ऐसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द टू वेज इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। ठीक है, इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ट्रायंगुलर टू शो द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो ट्रायंगुलर स्टेट आपको पता लग गई है किस तरीके से होता है। इसका मैंने एक दूसरा डायग्राम भी रखा है, वो भी आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो हाउ कैन द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बी मेड फास्टर, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है यहाँ से। तो इनके तीनों के आंसर जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द टू वेज इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, तो आपको बताना है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय द मेल्टिंग और बॉइलिंग। जब भी कोई सब्सटेंस या तो मेल्ट होगा या फिर बॉइल होगा, तभी तो भाई वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। ये तो बात आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो डायग्राम बिलो शो द स्टेट ऑफ द ट्रायंगुलर डेमोन्स्ट्रेट द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बना दिया है मैंने, दोबारा से एक डायग्राम मेरे को मिला था। ये सेम वही वाला फंडामेंटल है जैसे हमने यहाँ पे आपको बना के दिया है। तो आप इनमें से कोई सा भी बना सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो इवेपोरेशन जो है किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है, इसमें तीसरे नंबर पे पूछा गया था। तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, सब लोग समझते हैं। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, अगर तुम लिक्विड को ज्यादा सरफेस एरिया पे डालोगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो दूसरा पॉइंट आप इस तरीके से, तो अगर तुम विंड की स्पीड को बढ़ा दोगे, विंड की स्पीड बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन तब भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये भी आपको बात अच्छे से याद रख लेनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है कि पानी को प्योरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। देखो पानी का प्योरिफिकेशन बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, इसमें पानी को प्योरिफिकेशन किया जाता है। आप लोग जानते हैं आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जितना भी पानी होता है आज की डेट में ड्रिंकेबल नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्योरिफिकेशन करना ही पड़ता है। जितना भी पैक्ड वाटर आता है आप उसको यूज करते हैं, जैसे हम वाटर बोतल खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन वाटर का ही पार्ट होती है। तो उसको किस तरीके से यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को। सबसे पहले तो इसका डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। इसमें वाटर रिजर्वायर आपको बताया गया है पहले स्टेप पे। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक आपको दे रखा है, फिर लोडिंग टैंक आपको दे रखा है, देन वी हैव अ फिल्ट्रेशन टैंक दे रखा है, क्लोरीनेशन आपको दे रखा है, फिर ये पंप के थ्रू आपको होम पे लगा गए, मतलब पंपिंग सिस्टम से ये आगे की तरफ इसको भेज दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखो कैसे आपसे पूछ रखा है, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि हाउ वाटर प्योरिफिकेशन वर्क। अब बच्चों क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, वहां पे डायग्राम के बारे में नहीं भी लिखा आएगा, तब भी आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम से आपकी एक अच्छी अटेम्पिंग होगी, जिससे कि आप लोगों को आपको एग्जाम में इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर आप लिखने का कंटेंट थोड़ा कम कर देंगे तो चलेगा एक बारी को, पर डायग्राम आप बिल्कुल भी ना छोड़ के आए, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। तो इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, सीरीज में याद कर लेना बिना किसी डर के। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कोगुलेशन होता है, उसके बाद फ्लोकुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, देन फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स्थ वाले स्टेप में आप बोल सकते हो सप्लाई टू द होम। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये स्टेप्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि ये होते क्या हैं, और इसका जो डायग्राम है ये अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें आपको क्या करना है, बोर्स मॉडल पढ़ लेना। बोर्स मॉडल पढ़ने से पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके साथ साथ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ लेना, क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और साथ ही साथ उसके पोस्टुलेट्स भी आप लोग अच्छे से
पढ़ लेना और उसको अपने अपने एक शॉर्ट कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम में जाने से पहले उनको अच्छे से पढ़ के जाए। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसमें एक आपके पास आता है क्या, प्लांट सेल के बारे में। देखो बच्चों, बहुत पॉपुलर डायग्राम है बायोलॉजी में, आप सब लोग जानते भी है, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल आप बहुत अच्छे से ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और क्वेश्चन में कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे बनाया गया है। इस प्लांट सेल में जितने भी लेबलिंग हैं आप अच्छे से अपने जब एग्जाम में बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ज़्यादा लेबलिंग पे ध्यान देना है। तो लेबलिंग मतलब जो ये लिखे हुए हैं इन पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो बहुत अच्छे से आप लोग इनको बैठ के याद करें, और याद करने का मतलब है बैठ के बिना देखे अपनी अपनी कॉपी में बना बना कर देखें, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा दिमाग भी दौड़ाना ना पड़े। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी। उसके बाद ये एनिमल सेल का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो एनिमल सेल के बारे में इसकी लेबलिंग आप अच्छे से देख लेना, और सेंट्रोसोम वगैरह एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। इसको रफली एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। देखो कोई आपको ऐसे तो पेन ड्राइव तो है नहीं कि माइंड में कि एकदम से ये बन जाएगा। देखो बच्चों, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे, अपनी कॉपी में बना बना कर नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग क्या करें, इसको अभी से बनाना प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, 1-1.5 महीने के करीब तक जो भी समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करें अपनी प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये सारी की सारी बातें आपको मेरी समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे पूछने वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए आपके लिए, कुछ भी नहीं आता तो ये जरूर लिख के आना है, ठीक है। तो इट इज लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, इट कंटेन अ सेल वॉल, it lacks a cell wall, plastids are present in the plant cell, ठीक है बच्चों। प्लास्टिड कैन बी एब्सेंट इन एनिमल सेल, समझते होंगे। तो इट लैक्स सेंट्रोसोम एंड द सेंट्रोइड्स, और इट कंटेन द सेंट्रोसोम्स एंड द सेंट्रियोल्स। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना। समझ में तो तुम्हें पहले भी आ चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे यहाँ से। तो हमारा जो मेन मोटा है वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन टारगेट करने हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये मेन टारगेट है इस वीडियो का। और क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से देख के चले। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए स्पेशली इसको लगा दिया इधर, कि इसमें बोला गया है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। ऐसे ही आपसे एक पर्टिकुलर डायग्राम, देखो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, दोनों में से कोई सा भी एक पर्टिकुलर डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेंशन वन फंक्शन ऑफ द मेन ऑर्गेनेली। अब मेन ऑर्गेनेली का एक फंक्शन भी आपको बताना है, तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो इसमें आपसे पूछ लिया गया है फॉलोइंग आर द सेल ऑर्गेनेलीज, आप उसके बारे में तो पढ़ेंगे, तो उसकी जो सेल्स होगी उसकी ऑर्गेनेलीज का फंक्शन आपको बताना है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देन वी हैव द राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपार्टस होता है, लाइसोसोम्स होता है, वैक्यूल्स होता है, ठीक है। ऐसे ही पिरोक्सिसोम्स होता है एंड सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम्स। तो इस तरीके से आपको इसके नाम तो पता लग गए होंगे। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं, मतलब इनकी वर्किंग क्या क्या होती है। तो जैसे न्यूक्लियस की बात करें, ये तो बच्चों भी याद कर लेना, क्योंकि मैं इसको बारे में आपको बताने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। तो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब खाने पीने का जो जितना भी प्रोसेस होता है, तो न्यूक्लियस काम करते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आपको इसको याद रख लेना है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको बोला जाता है। तो दे प्रोवाइड द स्केलेटल फ्रेमवर्क। तो जितना भी स्केलेटल फ्रेमवर्क होगा, कि जिस तरीके का हमारा एनिमल सेल होगा उसका एक फ्रेमवर्क भी होता है, मतलब वो कैसा दिखेगा, तो ये टोटली डिपेंड होता है किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ER पे। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये प्रोडक्शन किसका करता है, लिपिड्स का और प्रोटीन का। प्रोटीन का और लिपिड्स का प्रोडक्शन भी ER से ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगर हम बात करें स्टूडेंट राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोटीन सिंथेसाइज मतलब भाई प्रोटीन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सिंथेसाइज भी तो करना है, जैसे बोलते हैं खाना खा के हजम भी तो करना है। इन द सेम वे राइबोसोम्स की वर्किंग होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। तो क्योंकि दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल बाय परफॉर्मिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपको बात समझ में आती होगी। गोल्जी एपार्टस की बात करें तो it is involved in the synthesis of the cell wall, plasma membrane and the lysosomes। तो यहाँ से ये वाली बात भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके बाद लाइसोसोम्स क्या फंक्शन क्रिएट करते हैं, देखो बच्चों, दे आर द सेलुलर हाउसकीपर एंड फॉर्म अ काइंड ऑफ अ garbage disposal system of the cell by removing the worm out and the damaged cellular organelles। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो भी हमारा गार्बेज होता है सेल का उसको डिस्पोज करने का काम करते हैं, यानी उसको वहां से रिमूव करते रहेंगे और उसको एक नया बनाते रहेंगे। तो ये लाइसोसोम की वर्किंग होती है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो ये क्या करते हैं, दे हैव बीन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर in the cell and also in storing the excess nutrient and the molecules। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना ये वैक्यूल्स का काम होता है, ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। अगर हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम्स के बारे में, तो दे कैरी आउट द सर्टेन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस यानी डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। टॉक्सिक मतलब जितने भी जहरीले सब्सटेंस होंगे उनको सेल के अंदर से रिमूव करना, उसको पेरोक्सिसोम्स का ही वर्किंग बोला जाएगा। यहाँ से ये वाली बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे के लिए सेंट्रोसोम्स के बारे में, सेंट्रोसोम्स में आपसे पूछा गया है इट हेल्प इन द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सेल का डिवीजन जो काम करेगा वो सेंट्रोसोम करेगा। ये भी आपको अच्छे से फंक्शन याद रखना है। इसको आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखो स्टूडेंट इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द टाइपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का भी आपको डायग्राम बनाना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल तो बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के पास चलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, तो यहाँ से ये वाला डायग्राम भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से वाली बात हमारी समझ में आ गई है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं ड्रॉ अ लेबल न्यूरॉन डायग्राम, तो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, सिंपल सा डायग्राम आपको ऐसे बना देना है, कोई ज़्यादा इसमें कलर करने की जरूरत नहीं है अपने एग्जाम में। बस यहाँ पे थोड़ा सा पेन से लिखा हुआ है, आपको क्या करना है अपनी कॉपी में जब आप इसको पेपर में भी बनाएंगे प्रैक्टिस भी करेंगे तो पेंसिल से प्रैक्टिस करें और पेंसिल से ही बना के आए अपने एग्जाम में। ये बात आप अच्छे से समझते भी होंगे। और उसके बाद इसका कलरफुल डायग्राम बनाया। देखो इतने तो आपको लिखने ही है इनकी लेबलिंग, पर इसको थोड़ा सा अगर आप मॉडिफिकेशन देना चाहे कि और अच्छा दिखना चाहिए तो आप इसमें थोड़े से नाम और ऐड कर सकते हैं। जैसे सेल बॉडी वगैरह तो आपने ऐड किया ही था, तो एक्सोन टर्मिनल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सोन को सचवान सेल, न्यूक्लियस, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, बहुत है, इतने ज़्यादा नाम लिख दोगे बहुत आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होने वाले। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के बाद जब बच्चों हम आगे के लिए चलते हैं तो आपसे व्हाट आर द क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन यहीं पे है, बस ऐसे ही समझ लेना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप बताओ विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और सिंपल स्क्वेमस और क्यूबोइडिकल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख भी रहे होंगे। इनके स्ट्रक्चर ये हैंडमेड ही बने हुए हैं, इसी तरीके से आपको बनाने हैं। तो इनको देखो बच्चों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से इनके कार्डिक, स्क्वेमस, ठीक है, कॉलमनर, एपिथेलियल यानी सिलिएटेड, तो ये आपको इनके पूरे के पूरे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं सभी को। तो प्रैक्टिस का मतलब इनको एक बारी तो बनाना पड़ेगा तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। बड़े सिंपल वे में आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, इनको ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाएंगे अपने एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है आपके पास। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया
कि मैं आप लोगों को एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताने की बात कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट आर द मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है, आपको सारी जगह बुक्स में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप इसकी डेफिनेशन वहां से कर लेंगे। अब आपको करना क्या है जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, explain with the help of the suitable diagram, give their classification on the basis of their position in the plant body। तो प्लांट की बॉडी में वट एवर द पोजिशन दे हैव, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में कैसे बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें दो तरीके के डायग्राम मैंने आपके लिए बनाए हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से रेडी कर लेना है इनको। इसमें एक तो आपको कलरफुल डायग्राम दिया गया है, ठीक है। कलरफुल डायग्राम इस तरीके से होता है, आप सोचेंगे हम ऐसे ऐसे बना देंगे एंड वी विल गेट द मार्क्स, तो ऐसा नहीं होगा, ये बात आपको समझ लेनी है। इसका जो हैंडमेड आपको दिखाया गया है इधर कि भाई लेटरल मेरिस्टेम नीचे की तरफ आपको बता रखा है, इंटरकैलरी ऊपर और एपिकल सबसे टॉप पे। इसके फंक्शन कैसे आप अपने एग्जाम में लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है यहाँ से, अब थोड़ा सा समझना मेरे साथ। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड ऑन द 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। तो वी हैव द एपिकल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम, शूट अपेक्स एंड द रूट अपेक्स एंड आल्सो ए पीसेस ऑफ लीव्स। तो थोड़ा थोड़ा लीव्स में भी होते हैं, शूट में और रूट में तो आपको समझ में आते ही होंगे कि भाई यहाँ पे स्टेम में भी होते हैं और रूट में भी होते हैं। पर दे ब्रिंग अबाउट द एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम, हैंस दे कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की अगर लेंथ को कोई इंक्रीज करने का काम कर रहा है तो कौन कर रहा है स्टूडेंट, एपिकल मेरिस्टेम। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं किसकी, लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम में आपसे क्या पूछा गया है, तो दे आर फाउंड beneath एट द बार्क एंड वस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकोट्स स्टेम एंड द रूट। ये इसकी लोकेशन आपको बता दी गई है। बार्क मतलब उसकी जो ऊपर की कवरिंग प्लांट की जो होती है उसमें पाया जाता है, एंड वस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकोट्स स्टेम एंड द रूट, ये वाली बात आपको समझ में आती है। तो द इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम, अगर आपसे पूछ लिया गया है कि विच इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम, तो आपको बात ध्यान रख लेनी है क्या, लेटरल मेरिस्टेम। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के कहाँ रहते हैं, बेस पे, और इंटरनोड्स दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। तो लेंथ, लीव्स की लेंथ को इंक्रीज करने का जो काम करते हैं दैट इज इंटरकैलरी, ठीक है, और इंटरनोड्स की लेंथ को भी इंक्रीज करने का काम यही करते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमने इसके डायग्राम के बेसिस पे इसके बारे में आपको बताया, आपको अच्छे से याद रख लेना है और अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है, जिससे कि आप वीडियो तो देखो एक बार देखेंगे, इसको अच्छे से लिख लेना, उसके बाद अपने अपने अकॉर्डिंग उसको बार बार रिवाइज करते रहना। कुछ भी जरूरत हो तो तब इसको वीडियो को देख सकते हो आप। उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा आपको बताए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो देखो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस आपके पास है, फिजिक्स में भी बहुत सारे हैं, बायोलॉजी में है, मैंने बायोलॉजी के कुछ डिफरेंस आपके लिए इकट्ठे करे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं ऑलरेडी, पर यहाँ से 1 या 2 नंबर के जरूर आपके डिफरेंस आएंगे। वैसे आप लोग सारे डिफरेंस पढ़े, पर इनको छोड़ के मत जाना जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ से हमारे पास आते हैं क्या, सबसे पहले डिफरेंशिएट आपको करना है इन 1 और 2 सेंटेंसेस, क्योंकि देखो बच्चों हमारा जो पेपर होगा ना, इस बार हमारा पेपर बहुत लेंथी होने वाला है। मतलब जो आपके जो फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, जो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर तो बहुत बड़े बड़े बनने लगे, पर उसमें जो है अब आपसे ना कोई भी आंसर डिटेल में नहीं मांगने वाला कि इसको पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है, ऐसे कोई पेपर नहीं बनने वाला आपसे, ये रूल खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब आपसे ना बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाने लगी, तो इसीलिए जो डिफरेंस है आपको बहुत बड़े बड़े याद करने के, बहुत बड़े बड़े ना याद करके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से याद किया जाए। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप जरूर पढ़ के जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे एक तो आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। आरबीसी बोन एंड कार्टिलेज के बारे में, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में, स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सन एंड डेंड्राइट, तो ये जरूर पढ़ के जाना आप। एफ तक के 3 इधर है 3 इधर है, यानी टोटल हो जाते हैं हमारे पास ये 6, तो 6 के 6 अच्छे से पढ़ लेना। इनके मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ यहाँ से, और इनको याद रख लेना। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का डिफरेंस, दे आर रेड इन कलर, दे आर कलरलेस, ठीक है, 4 to 6 million per mm cube, they are number 6000 to 9000 million per mm cube,
द सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन तो मतलब हीमोग्लोबिन कम होता है, कमी होती है, इस तरीके से समझ गए होंगे। बोन एंड कार्टिलेज के बीच में दे आर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर पोरस, दे कंटेन ब्लड वेसल्स, दे आर नॉन पोरस, दे लैक ब्लड वेसल्स। बहुत सिंपल सिंपल आपके लिए लगाई गई। ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं तो it is red in color, it is colorless, RBC are present, RBC are absent, it transport nutrient, hormones and vitamins to the tissue, it transport nutrient, oxygen, glucose, they may have been filtered out of the blood capillaries back into the blood stream। याद हो जाएगा। इसी के बाद स्ट्रेटेड मसल्स सिलेंड्रिकल होती है, स्पिंडल होती है, ये लोकोमोशन में मदद करती है, ये राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, टेंडनल लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है, मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, ये व्हाइट फाइबर का बना होता है, ये व्हाइट एंड येलो फाइबर का बना होता है, इट कनेक्ट टू बोन्स, ठीक है ना, दो बोन से जुड़ा होता है। एक्सन एंड डेंड्राइट, इट इज लॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली थिक्ड होता है, ठीक है, थिक एंड होता है। इट इज शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन, इट इज a sheath is present, sheath is absent, it lacks Nissens granules, it contain Nissens granules। तो 3 के 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद ये हमारे 6 के 6 ये भी कंप्लीट हो जाते हैं, और जो हमने वीडियो आपके लिए क्रिएट की थी ये भी हमारे आज के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली जितने भी बच्चों ने आज की जो ये वीडियो देखी है अच्छे से आप सारे के सारे डायग्राम को बना लेंगे और अच्छे से इनको रिवाइज करने का काम भी करेंगे। आ गई बात सबको मेरी समझ में? और बच्चों आज की जो वीडियो है हम इतनी रोक देते हैं और होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा फिजिक्स में भी आप डायग्राम के लिए कोई ज़्यादा खास उसमें नहीं थे, मतलब जैसे कि आप लोग उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वटेवर छोटे छोटे जो डायग्राम हैं वो सभी लोग जानते हैं, पर वो आप मिस मत करना, डिराइव इक्वेशन कर लेना। ग्राफिकल मेथड है आपके सिलेबस में या सिंपल मेथड है, ग्राफिकल है आई थिंक, तो ग्राफिकल नहीं होगा तो सिंपल वाला है, तो देख लेना कौन सा मेथड है, वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाए। और न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो आने वाली जो वीडियो होंगी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बेस पर होगी। आप सब लोग जो है फिजिक्स की अच्छे से तैयारी करें, आप लोगों के लिए जल्दी नई वीडियो भी आएगी। तो जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।